कल मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, अगर आपको याद आता हो, कभी भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सब बच्चे ध्यान से देखो, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। कभी भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर मॉलिक्यूल। इस वर्ड को भी मैं क्लियर कर देता हूं। पहले अगर आप देखो एसिडिक मीडियम में, देखो सब बच्चे ध्यान से देखें, एसिडिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, +7 से +2 हो रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7 से +2, 5 का चेंज है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला? 158 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 31.6। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है KMnO4 का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन ये काफी आता है KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, क्योंकि KMnO4 एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका अलग अलग मीडियम में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट है। तो KMnO4 का ध्यान से न्यूट्रल में MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, +7 से +4 कितना चेंज हो रहा है? +7 से +4 चेंज कितना है? 3 का, 158 डिवाइडेड बाय 3। और बेसिक मीडियम में आप देखो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO4 2 माइनस, चेंज कितना है? +7 से +6, कितना चेंज माना जाएगा? 1 का। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 1 से। तो ये बात समझ में आ गई। कभी भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट निकालने के बहुत सारे तरीके। अगर एसिड का निकालना है, कुछ याद है? कभी किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल H। किसी बेस का निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल OH। अगर सॉल्ट का निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। अगर आप कहो तो एक एग्जांपल दूं करने के लिए, बढ़िया सा एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। K2Cr2O7 कन्वर्ट हो जाता है Cr2SO4 के होल थ्राइस में। आपको यह बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इसके मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड करें? कोई बोलेगा नहीं। मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड करें? एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत कम बच्चे सही कर पाते। कर दिया? देख लो, कर दिया? हेल्प करूं? कितने बच्चे कर पा रहे हैं? जो कर पा रहे हैं हाथ खड़ा करना जरा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में एज इट इज आता है क्वेश्चन। थोड़ा सा हेल्प करूं? थोड़ा सा हेल्प करता हूं। यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब बता दो कितने से डिवाइड करना है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब तो मैंने सब कुछ बता दिया। कितने से डिवाइड करना है?
जल्दी बताइए, कितने बच्चे कहते हैं सर कंफ्यूजन है? जो कंफ्यूज है हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे कहते हैं 3 से डिवाइड करना है? सुनो, मेरी बात सुनो, तभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा, वरना तो टॉपिक हमारा जो मैंने भी करवाया था वो खत्म हो गया था वहां पर। जब बात कर रहे हैं तो सीख लो, हमें कोई कोर्स भगाना थोड़ी ना है। एक बात सुनो, सीआर के एक एटम में, मेरी बात सुनो पहले, +6 से +3 हो रहा है, एक एटम में 3 का डिक्रीज हो रहा है, और हमें चेंज निकालना होता है पर मॉलिक्यूल। हमें चेंज निकालना पर एटम नहीं होता, पर मॉलिक्यूल। आप जिसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं उसके एक मॉलिक्यूल में कितना चेंज हो रहा है। क्रोमियम के एक एटम में 3 का चेंज हो रहा है, यहां 1 मॉलिक्यूल में क्रोमियम के 2 एटम है। देख पा रहे हैं, यहां पर 1 मॉलिक्यूल में क्रोमियम के कितने एटम है? 2 एटम। अगर एक एटम में 3 का चेंज है तो 2 एटम में कितना चेंज माना जाएगा? 6 का। इसलिए जो डिवाइड होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो लिख लो, जरा सा कंफ्यूजन हो। एक एटम में 3 का डिक्रीज हो रहा है, चाहो तो लिख लो, लिखने में शर्म मत करना। देखो कितने सारे बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं। एक एटम में तो 3 का डिक्रीज हो रहा है, 1 एटम में 3 का डिक्रीज हो रहा है, यहां 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है। पूरी पूरी बात लिखो, शर्म मत करना। यहां 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसलिए पर मॉलिक्यूल में चेंज, इसलिए पर मॉलिक्यूल में चेंज 6 का माना जाएगा। जितने भी आपको मिस्टेकन पॉइंट बता रहा हूं सारे ध्यान रखना। इसलिए पर मॉलिक्यूल में चेंज +6 का माना जाएगा। तो डिवाइड कितने से हो जाएगा? 6 से। बोलो, बात क्लियर हो गई? अब ऐसी एक जबरदस्त क्वेश्चन और बता दो, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आप ये समझो, क्या आप में से कोई बच्चा जानता है हाइपो की रिएक्शन आयोडीन से कराने पर क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्पिटिशन की। पहली बात तो हाइपो का फॉर्मूला याद आ जाए, उसके बाद इक्वेशन याद आ जाए, उसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल की कहानी सही अप्लाई कर दो। समझ रहे हो क्वेश्चन में कितना कुछ है? कितने बच्चों को हाइपो की रिएक्शन आयोडीन से याद है? सर आप सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, हाइपो की रिएक्शन, हाइपो का फॉर्मूला, किसी को हाइपो का फॉर्मूला याद है? Na2S2O3, Na2S2O3, Na2S2O3 प्लस I2। आप एक सिंपल सी बात समझो, Na2S2O3 प्लस I2। अब आप ये देखो, इधर सुनो, एक बार में याद हो जाएगा। 2I, 2Na बाहर निकल जाएंगे, 2NaI बाहर। अब जो बचा है उसे एज इट इज लिख दो। Na के 2 बचे हैं, S के 4 बचे हैं, O के 6 बचे हैं। ये कंपाउंड हाइपो है। हाइपो की रिएक्शन आयोडीन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 NaI बाहर, और जो बचा है उसे एज इट इज लिख दो। जो बनता है उसे बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइपो?
ये बता दो कि मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट में कितने से डिवाइड करेंगे? कर दिया। पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, मोटी मोटी बात। पहले यहां पर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो और यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। पहले इतना तो करो, पहले आप इतना करो, दोनों तरफ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। दोनों तरफ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। कर दिया। सर हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता। चलो एक मिनट सीख लो, एक मिनट सब बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले Na2H2O3 में S का निकालना है। 2 इंटू +1 +2x 3 इंटू -2 इक्वल्स 0। बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? सारे बच्चे बोलो कितनी आ रही है। अब हमें Na2S4 Na2S4O6 में S का निकालना है। 2 इंटू +1 +4x +6 इंटू -2 इक्वल 0। x की वैल्यू एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 2.5। चलो अब भी कर दो। अब तो इतना हिंट दे दिया, अब ये बता दो कितने से डिवाइड करो। जल्दी बता दो कितने से डिवाइड करो। क्या कहते हो? कोई बात मन में हो तो बता दो। एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक एटम में कितना चेंज हो रहा है? एक एटम में कितना चेंज? पॉइंट। सारे बच्चे बोलो एक एटम में कितना चेंज। यहां ये बताओ कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं? 2। जब एक एटम में 0.5 का चेंज है तो 2 एटम में कितना चेंज माना जाएगा? 1 का। तो कितने से डिवाइड करेंगे? समझो बात को। पर मॉलिक्यूल वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। पर मॉलिक्यूल वर्ड का क्या मतलब है? आप पहले चेंज निकालो, एक एटम में कितना चेंज हो रहा है, फिर चेक करो कि 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, वो पर मॉलिक्यूल में चेंज माना जाए। अरे बोलो, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये बताओ एक एटम में कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं? पक्का 2 दिख रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं? जब एक एटम में कितना चेंज हो रहा है? 0.5, 2 से 2.5 हो रहा है। और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है,
तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। तो 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? 1। 1 से डिवाइड करें। हमें उसका थोड़ा निकालना है, यही तो कंफ्यूजन है ना। हमें क्या निकालना है? मैंने क्या कहा? हम जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं उसके एक मॉलिक्यूल में कितना चेंज हुआ। सबको बात समझ में आ गई? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ये मत मानो कि कोई एवरेज क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन में आता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी तो देख लो, कल वाले टॉपिक से 2-4 कदम आप आगे बढ़ेंगी। बट मेन बात क्या, मुझे कोर्स भगाना नहीं है। आपको तो यहां भी समझ में आ गया था, मेरी बात समझो, चेंज निकालना आ गया था। सब बच्चों को लग रहा था हमें समझ में आ गया। बट मुझे पता है परफेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक मैं इस टॉपिक के 2 एग्जाम्पल और नहीं बताऊं। अब 2 एग्जाम्पल और करने के बाद आपको पर मॉलिक्यूल वर्ड का मतलब समझ में आया है। अभी मैं ये वाला एग्जाम्पल भी नहीं करा था तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब आपने 3 एग्जाम्पल कर ली तब समझ में आ गया पर मॉलिक्यूल। हमें कौन सा वाला पर मॉलिक्यूल लेना है? हमें जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है उस मॉलिक्यूल में चेक करो। उस मॉलिक्यूल के उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, पहले पर एटम चेंज निकालो। उस मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करो। सब बच्चों को बात क्लियर? आगे चलते हैं। एक हेडिंग है नॉर्मेलिटी, सब बच्चे जानते हैं। हेलो, हेलो, 12:15 बात कर लीजिए, क्लास में पढ़ा रहा है। हेलो, कहां से बोल रहे हैं? 12:15 बात कीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। जरा ध्यान दें। वेट इन ग्राम, इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। सब बच्चे जान लो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस होता है बताओ? इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर वेट। सब बच्चे ध्यान रखें, थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ते रहो। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या अंतर होता है? मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर वेट आता है और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ध्यान रखें, वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अभी इक्विवेलेंट वेट मैंने निकालना सिखा दिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आगे चलते हैं। कभी भी डब्ल्यू निकालना हो, डब्ल्यू मतलब आपके पास कोई बोतल है। मेरी बात सुनो प्रैक्टिकली, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप भूलते रहोगे। आपके पास कोई बोतल है, उस बोतल में कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, आपको उसकी नॉर्मेलिटी पता है, आपको उसका वॉल्यूम पता है, और जो सब्सटेंस डिसॉल्व है उसका इक्विवेलेंट वेट पता है। 3 चीज, नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, और जो सब्सटेंस डिसॉल्व है उसका इक्विवेलेंट वेट पता है। तो आप ये बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि उसमें कितने ग्राम वो डिसॉल्व है। तो डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला NeV अपॉन 1000। ये फॉर्मूला ध्यान रखें, NeV अपॉन 1000, नोट कर लीजिए। कभी भी डब्ल्यू निकालना है, नॉर्मेलिटी पता हो, इक्विवेलेंट वेट पता हो, वॉल्यूम पता हो, NeV अपॉन 1000। ऊपर वाले फॉर्मूले को ही रीअरेंज करके लिखा है, बट बच्चों को लगता है कि नया फॉर्मूला है। मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले को ही रीअरेंज करके लिखा है, W इक्वल्स NeV अपॉन 1000। याद रखना, ये सब चीजें याद होनी चाहिए आप लोगों को। अब जरा ध्यान दें, कल वाला पॉइंट याद आ रहा है?
अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो क्या क्या करता है, अस को एक में, आई को एक में, आई माइनस को I2 में, H2S को S में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आपको याद आता हो, अगर आपने 12th क्लास में टाइट्रेशंस किए हो, तो आपके यहाँ KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन था। कितने बच्चों को याद आ रहा है? नहीं भी याद आ रहा तो अब याद कर लो। KMnO4 की ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन थी, और दो टाइट्रेशन थे, एक तो ऑक्जेलिक एसिड वाला और एक मोअर सॉल्ट वाला। ऑक्जेलिक एसिड वाला और एक मोअर सॉल्ट वाला। अब याद करो, सुनो, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर रहा हूं। वो ऑक्जेलेट जो KMnO4 क्या करता है, ऑक्जेलेट को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। याद कर लो, साथ के साथ इक्वेशन याद हो जाएंगी अगर आपने ये वाली बात याद कर ली। ऑक्जेलेट को, सारे बच्चे बोलो, ऑक्जेलेट को CO2, एसिडिक मीडियम में ऑक्जेलेट को CO2, नोट कर लो, ऑक्जेलेट को CO2 में कन्वर्ट करता है। अगर आपको याद आएगा, फेरस को, सारे बच्चे बोलो फेरस को फेरिक। कुछ नोट करना है तो कर लो। यहां की बात क्लियर? अब मुझे लगता है कि अब आप इक्वेशंस कर सकते हो। कल जो मैंने आपको तरीका सिखाया था, फेरस को फेरिक में, तो कैसे लिखेंगे, Fe2+ लिखो, MnO4 माइनस लिखो, HI लिखो। फेरस कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, HIN कन्वर्ट हो जाएगा H2। हो गई हमें एक इक्वेशन याद। 11th 12th में ये इक्वेशन टफ लगती है, जबकि देखो कुछ भी तो नहीं हो रहा, फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4 माइनस Mn2+ में। आपको याद है भी मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालते भी बताया था, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में। नोट कर लीजिए, फेरस को फेरिक में। एनसीईआरटी में इसी पैटर्न में इक्वेशन गिवन है। अब ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो? नाइट्राइट्स को अपने आप कंप्लीट करो, अपने आप कंप्लीट करें। आज से 11th क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है 4 to 5। आपके संपर्क में कोई भी स्टूडेंट हो, आपका छोटा भाई बहन कोई भी हो, आज से 4 से 5 ज्वाइन कर सकता है। क्लियर? क्या कर दिया, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स में HIN,
कितने बच्चों ने सही किया? अब आप समझदार होते जा रहे हो, बैलेंस आप कर लोगे। अब देखो MnO4 माइनस आई माइनस एच आई, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 प्लस में आई माइनस I2O में एच आई एच। बताओ क्या इक्वेशन टफ लग रही है आपको ये? अगर 11th 12th याद आता हो तो ये इक्वेशन याद करना मुसीबत सी लगती है कि इक्वेशन याद करनी है। सर कौन सी वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है सर, ये बता दो, वो वाली कर लेंगे। जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो चारों कर लेगा। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा? अस को एक में, आइट को 8 में, आई माइनस को I2 में, H2S को S में, ऑक्सीलेट आयन को CO2 में। क्या दिक्कत है? अब देखो जरा, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो जरा, H2 नोट कर लो, H2S को S में, जल्दी जल्दी करते जाओ। बोलिए, बात क्लियर? अब देखो जरा, ऑक्सीलेट को नोट कर लो, ऑक्सीलेट को CO2 में, ऑक्सीलेट को CO2। इसमें क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को, आपसे वाइवा के अंदर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है, इस रिएक्शन में ध्यान रखना, शुरुआत में तो ये रिएक्शन, अगर आपको प्रैक्टिकल का याद आता हो, शुरुआत में रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है, कुछ देर बाद रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो एग्जाम में पूछता है ऐसा क्यों? वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी को याद आता हो? ध्यान रखना, इस रिएक्शन में जो Mn2 प्लस है वो ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। आपने अलग से कोई कैटलिस्ट मिलाया नहीं, जैसे ही Mn+2 बन जाएगा तो ये एक तरह का ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। तो ध्यान रखना, ऑटो कैटलिस्ट का एग्जाम्पल भी बन जाएगा। तो नोट कर लीजिए, Mn+2 ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। इस रिएक्शन में Mn+2 ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, लिख लो। ये सब हमारा बात कर लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस रिएक्शन में Mn2 प्लस ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। देखते हैं, लेट्स सी। जरा ध्यान दें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात सुन लो, ये पॉइंट काम आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, सुन लो सब बच्चे सुन लो। SO2 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, SO3। SO2 का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है, SO3। और ध्यान रखना, SO3 पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, H2SO।
तो समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं, जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो SO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2SO4 में। KMnO4 कौन है, सारे बच्चे बोलो KMnO4 कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देगा, रिएक्शन में पानी रहता ही है, SO3 पानी में डिसॉल्व होकर क्या बना लेगा, H2। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये SO2 को किस में कन्वर्ट करता है, H2SO। मैंने स्टेप लिख दी ताकि आपके लिए याद करना आगे तक। चीज जल्दी सीख जाएंगे, जो भी बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं वो सारी चीजें धीरे धीरे इनऑर्गेनिक उन्हें समझ में आ रही है। कल भी जैसे मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा था, बच्चे कैसे फर्स्ट टाइम इनऑर्गेनिक हमें क्लियर हो रही है, फर्स्ट टाइम हम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस अपने आप कर पा रहे हैं। इस वक्त ये जो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं ये केमिस्ट्री का सबसे बोरिंग पार्ट माना जाता, ना तो कोई टीचर पढ़ाना पसंद करता, टीचर्स पढ़ाना ही पसंद नहीं करते, समझ रहे। टीचर्स क्या है, अगर यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे तो क्या जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूट्यूब पे टीचर्स कम एंटरटेनर ज्यादा है, क्योंकि वहां तो एंटरटेन करने का गेम है। आप जितना ज्यादा कस्टमर्स को मतलब स्टूडेंट्स को जितनी देर अपने चैनल पे रोक सकते हैं उतनी बड़ी बात है। आप चैनल पे बच्चों को रोकने के लिए आपको पता हर तरह का बच्चा है, और 90% बच्चा आपको पता है कौन सा होता है। इसलिए मैं देखता हूँ टीचर वहां पे फुल मेकअप के साथ आते हैं। कभी आप देखिए, चाहे वैसे तो नॉर्मली ऑफलाइन में टीचर एक अलग तरीके अलग ड्रेस में अलग पैटर्न पर होगा, बट वहां पे टीचर का एक लुक ही अलग होता है। मैं तो देख के चौंक जाता हूँ कई बार, फिर जानबूझ के कमेंट पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, उनका बढ़िया है। तो बोलो मेन बात याद हो गई, SO2 कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है। अभी तो पहले पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या है, जब मैं याद दिलाऊंगा आपकी यादों के साथ इस क्वेश्चन को जोड़ूंगा तब जाके आपको कुछ दिमाग में लॉन्ग टर्म बात बैठेगी। पता ही क्वेश्चन आपके दिमाग में भी याद नहीं आ रहा होगा, चलो याद दिलाता हूं, आपकी मेमोरी के अंदर उसकी याद दिलाता हूं। अगर आपने टाइट्रेशन किया है तो याद है हम उसमें जब 2 टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते थे, कितने बच्चों को याद आ रहा है, जब टाइट्रेशन करते थे तो 2 टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते थे। तो एग्जामिनर कहता है क्या हम वहां पे HCl मिला सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय क्या हम वहां पर HCl मिला सकते हैं। बच्चे सोचते हैं शायद हमने सल्फ्यूरिक एसिड जो मिलाया है वो मीडियम को एसिडिक करने के लिए मिलाया है। समझ लो, जो मैग्नेट आयन है, जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, वो HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, HCl को
Cl2 में कन्वर्ट कर दी, इसलिए आप HCl वहां पर नहीं मिला सकते। समझ लो पॉइंट क्या है। हम वहां पर HCl क्यों नहीं मिला सकते, क्योंकि वो HCl को क्या लिखा, हेलोजन हेलोजन हेलाइट्स को, ऊपर देखो जनरल, हेलोजन हेलाइट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, हेलोजन में। HCl को Cl2 में, HBr को Br2, इसलिए वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएगा। नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया ना, फिर तो टाइट्रेशन में इफेक्ट पड़ जाएगा ना। हम, आप मेरी बात समझो, हम KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं। KMnO4 को सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करनी है, तभी तो हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इक्वल्स ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अगर वो KMnO4 किसी और से भी रिएक्ट कर रहा है, फिर तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। अब हम, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ देखो पॉइंट, क्या लिखा, पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है नोट्स में। नोट्स में लिखा है पेज नंबर 8 सेकंड कॉलम, पेज नंबर 8 सेकंड कॉलम। पेज नंबर 8 सेकंड कॉलम। परमैंगनेट titration in presence of HCl are unsatisfactory since HCl is oxidized to fluorine. ये ध्यान रखना, ये वाइवा का ऑब्जेक्टिव का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। KMnO4 is used as oxidizing agent, a disinfectant। मैंने आपको बताया था सब्जी वगैरह क्लीन करने के लिए हम पानी में, एक बाल्टी पानी में एक दाना डाल देते हैं, फिर सब्जी को उसमें डिप करके रख दो। उसके बाद जब कोरोना काल में लोगों ने बहुत किया था, सब्जी ली, पानी में बाहर सब्जी रखते थे, पानी में भर के हल्का सा एक दाना KMnO4 का डाल दिया, फिर बाद में उसे क्लीन वाटर से और क्लीन कर ली। इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अब जिन बच्चों ने मेरी बात मान ली, जो नए बच्चे थे, कौन कौन नए बच्चे हैं, हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 बच्चों ने मेरी बात मान ली। मैंने कहा कि अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि नया बैच जब स्टार्ट होगा होगा। अब बहुत से बच्चे होते नहीं सर, हमें तो नए बैच में ही पढ़ना है, या बहुत से बच्चे से पंडित जी ने बताया कि मंडे से ज्वाइन करना है। मेरी बात ये, अब आप समझो एक एक दिन की इंपॉर्टेंस है। अगर आपने, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन कर लिया, आपके 2 3 चैप्टर खत्म हो गए, अब इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल पक्का करके एक तरफ डाल दो। आपके ये चैप्टर्स खत्म हो गए आगे तक के लिए। जरा ध्यान दें, एनसीईआरटी में 1 2 इक्वेशन और दी हुई है,
वो भी पढ़ लो जरा। अभी हमने क्या पढ़ा, KMnO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, यही तो पढ़ा हमने, KMnO4 की रिएक्शन, अरे बोलते क्यों नहीं, एसिडिक मीडियम। बट 3 इक्वेशन और दी हुई है, क्या लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग देखो, इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन। फेंटली मतलब हल्का फुल्का एल्कलाइन, न्यूट्रल या हल्का फुल्का एल्कलाइन। अब इसमें 3 इक्वेशन है। अब कोई बच्चा पूछे सर 3 में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, बेवकूफी है। जब आपकी एनसीईआरटी में 3 इक्वेशन दिए, तीनों याद कर लो। क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। देखो आई माइनस को बस ध्यान रखना, आई माइनस को कन्वर्ट हो रहा है IO3 माइनस। बोलो याद करोगे, आई माइनस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, IO3 माइनस में। और जरा देखो इसे पहचानो, हाइपो वाला फॉर्मूला है H2O3, इसे बोलते हैं थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट को कन्वर्ट कर रहा है सल्फेट में। आई माइनस को, सारे बच्चे बोलो याद रहेगा, आई माइनस को IO3 माइनस में, थायोसल्फेट को सल्फेट में, और Mn2 प्लस को MnO2 में, Mn2 प्लस को MnO2 में। अब जरा बोर्ड पर देखो आप, आई माइनस को, सारे बच्चे बोलो आई माइनस को IO3 माइनस लिख लो, थायोसल्फेट को सल्फेट में, पहले लिख लो आप। हेलो हेलो। हाँ, 12:15 बात कर लीजिए, भी मैं अच्छी पढ़ा रहा हूँ। 12:15 बात कर लीजिए, पूरा डिटेल बता दूंगा कहाँ से बोल। गलत नंबर है, जरा ध्यान दे, बोलो इक्वेशन याद हो गई। MnO4 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, आई माइनस कन्वर्ट हो रहा है IO3 माइनस में, बेसिक मीडियम की बात है तो OH है, ठीक है। अब देखो दूसरी इक्वेशन याद करनी है, थायोसल्फेट कन्वर्ट हो रहा है, कुछ याद आ रहा है, थायोसल्फेट कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट आयन। MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा, सारे बच्चे बोलो किसमें, MnO2 में, थायोसल्फेट सल्फेट में H2O लिखा हुआ है न्यूट्रल, और वो तो बैलेंसिंग के लिए न्यूट्रल वर्ड लिखा हुआ, न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लिखी है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज। अब तीसरी इक्वेशन बची है, उसे भी कवर कर लो। मैग्नेस सॉल्ट को ऑक्सीडाइज MnO2, आप देखो जरा, सब बच्चे गौर करना, ये बताओ देखो, पहला वाला MnO4 माइनस, जरा गौर कीजिए, पहला वाला MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा MnO2 में, दूसरा वाला Mn+2 कन्वर्ट होगा
MnO2 में, बाकी तो बैलेंसिंग है। मेन बात समझ लो, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, जो Mn+2 है वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी तो H2O को HIN वो सब बैलेंसिंग वाली कहानी। तो बोलो 3 इक्वेशन याद हो गई। I माइनस को iO3 माइनस में, I माइनस को iO3 माइनस में, थायोसल्फेट को सल्फेट में, Mn2+ को MnO। मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो पॉइंट्स कम से कम आपको टिप्स पे याद। भाई ये ना हो कि क्वेश्चन हमारी बुक में से आया और गलत हो गया, क्वेश्चन बाहर से आ जाए गलत हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब पे ही गलत होगा। बट जो आपकी बुक के अंदर है ये ना हो कि हमने तीन में से 2 याद करी थी, हमारी किस्मत खराब थी, तीसरी वाली याद। जब कर रहे हो तो फिर ढंग से करो। बहुत ज्यादा, हाँ बट वो अलग अलग चीज है। आप उसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, एक ही सब्सटेंस का, इसमें एक का नहीं होना। यहाँ पे Mn+2 MnO2 में कन्वर्ट अलग अलग है, इसलिए मैंने बिल्कुल अलग अलग लिख के दिखाया। मैंने एक साथ लिख के नहीं दिखाया आपको कि एक MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, और जो Mn+2 की रिएक्शन करा रहे हैं वो भी MnO2। देखना जरा, अब कोई बच्चा ऐसे एक टेबल बना के याद कर ले। एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, ऑक्सिलेट CO2 में, फेरस फेरिक में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, I- I2 में। न्यूट्रल और फेंट अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, I- iO3- में, थायोसल्फेट सल्फेट में, Mn2+ MnO2। खत्म पूरी इक्वेशन। देखो इतने से नोट कर लीजिए, याद हो जाएंगी लॉन्ग टर्म। सब बच्चे अपने आप लिख ले। आगे चलते हैं, एक बार जल्दी से F ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूं आपसे, F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे बच्चे लिखिए F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान दे जरा, कितने बच्चों ने सही लिखा, N-2 F 1 से 40, N-1 D 0 या 1 NS2, N-1 N-2 F 1 से 40,
N-1 D0 या 1 NS2। आप देखो जरा, अब जरा फिर से लिख के दिखाओ लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का कॉन्फ़िगरेशन। कर दिया। लेंथेनाइट जेनॉन 4F 1214 5D0 या 16S2। एक्टिनाइट में रेडॉन 5F 1 से 14 6D0 7S2। एग्जाम के दोनों ही तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना लेंथेनाइट 4F सीरीज है, एक्टिनाइट 5F सीरीज है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लेंथेनाइट कौन सी सीरीज है। आपको मेरी एक बात याद आएगी, F हमेशा 2 कम वाला होता है। क्या मतलब? ये 6 पीरियड में है, लेंथेनाइट 6 पीरियड में। पीरियड तो 6 है, बस सीरीज कौन सी है? 4F। एक्टिनाइट 7th पीरियड में है, बट सीरीज कौन सी है? 5 है। एफ हमेशा 2 कम वाला होता है, डी हमेशा 1 कम वाला होता है, डी हमेशा 1 कम वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सीक्वेंस आपको याद करनी है, याद कर लेंगे तो बेटर है। आपको पता है 57 से 71 लालू, 57 से 71 कौन है? लालू। और ला के आगे देखो जरा सीक्वेंस है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, वरना मैं बोल रहा हूं उस तरीके से याद कर लो। सब बच्चे ध्यान दो, कुछ और मतलब मत निकालना, सिर्फ याद करने का ही पर्पज है। सपनों की परी, सीई को लिंक कर लो सपनों से, परी को लिंक कर लो पीआर से, नीली एनडी, पीली पीएम, साड़ी में एसएफ, और ईयू, गोल्ड गोल्ड जीडी, तांबा टीबी, देते डीवाई, हुए एचओ, ईआर ईआर ईआर, जैसे बोलते ना यार, ईआर तुम्हारी टीएम, याद याद को ध्यान रखना वाईबी, लेते हुए एलयू, लालू हो गया ना। सुनो 2-3 बार कोशिश करेंगे याद हो जाए, क्योंकि लेंथेनाइट हर एक के बस की याद करना नहीं है। सुनो जरा मेरी बात, सुनो एक मिनट रुक जाओ। सपनों सीई, ऐसे पहले सपनों सीई, परी पीआर, नीली एनडी, पीली पीएम, साड़ी में एसएम, और ईयू और ईयू, गोल्ड जीडी, तांबा टीबी, देते डीवाई, हुए एचओ, ईआर ईआर तुम्हारी टीएम, याद वाईबी, लेते हुए एलयू। लिख के प्रैक्टिस करो, ये एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो काम आ जाएंगे।
सपनों की परी, नीली, एनडी, पीली, पीएम, साड़ी में एसएम और ईयू, गोल्ड, जीडी, तांबा, टीबी, देते डीवाई, हुए एचओ, याद ईआर, तुम्हारी पीएम, याद वाईबी, लेते हुए एलयू। 2-4 बार, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो। 11th क्लास के बच्चे याद कर लेते, 11th क्लास के बच्चे याद कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। सपनों सीई, परी पीआर, नीली एनडी, पीली पीएम, साड़ी में एसएम और ईयू, गोल्ड जीडी, तांबा टीबी, देते। लिख के प्रैक्टिस करो, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। डी ब्लॉक मैंने आपको याद करा दिया, फिर आपको एफ ब्लॉक भी याद हो जाएगा। 57 से 71। याद हो गया? सुनो, इसके आगे एटॉमिक नंबर लिख दोगे। 57, 58, 59, 60, 71 तक। सिलेक्शन निकालने का एक ही तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है। पहली बात तो ये समझ, हर चैप्टर पे कम से कम 250-300 क्वेश्चन। अभी आपके ऊपर है कि 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन। हर चैप्टर पे 200, 250, 300, 400, 500 क्वेश्चन आपके पक्के होने चाहिए, बिल्कुल पक्के। उनमें सबसे पहले लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप उतना सेफ होते चले जाओ। पक्के में मतलब अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं, क्योंकि आप ये समझ लो 80% पेपर, 90% पेपर तो वही सब होता है। हर साल नए क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकते। 90% पेपर वही होता है। 10% पेपर में कुछ क्रिएटिविटी होती है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी भी क्रिएटिविटी कर लो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कम से कम 50% क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही दो। 90% पुराना पैटर्न है, पुराने क्वेश्चन है, पुरानी थ्योरीज है। 5% आप तब भी कर दोगे, हो गया काम आपका। अब देखो जरा, एक नंबर याद कर लो, D1 वाला। बताऊंगा क्या मतलब है। D1 नंबर याद कर लो, 57, 58, 64, 71। 57, 58, 64, 71। इन चार के अंदर D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन चार के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 है। 57, 58, 64, 71। फिफ्टी सेवन, 58, 64, 71 और बाकी सब में D0। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, सब बच्चे समझना, जो तरीका सिखा रहा हूं बेस्ट मेथड है, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। जरा बोर्ड पर देखो,
पहले इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर रहे हैं। जरा बोर्ड पर देखिए 57, 58, 64, 71। पहले आप इतना लिख दो। क्या लिख दो? लिखो पहले इतना। अब जरा सुनना एक मिनट, सब बच्चे सीख लो। जेनॉन 4f 5d6s, जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। तो जो अपने जेनॉन ब्रैकेट में लिखा है ना, इसका मतलब 54 इलेक्ट्रॉन तो यहां खत्म हो गए। समझो क्या मतलब है? जो ब्रैकेट में हमने जेनॉन लिखा है, इस बात का मतलब 54 इलेक्ट्रॉन तो यहां खत्म हो गए। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे 57। पहले बोर्ड पर देख लो। नहीं देखोगे, मैं भी कॉपी करो, मैं समझा रहा हूं, फिर बाद में कहोगे समझ नहीं आया। बहुत ध्यान से देखो, पूछूंगा आपसे, बताओ मैंने क्या बताया। 57 है, जेनॉन के ऊपर 54 लिखा, इसका क्या मतलब है? 54 इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए। अब 57 थे, 54 खत्म हो गए, बचे कितने? बचे कितने? 3। और 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आने ही आने, कोई चॉइस ही नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो एस में जाएंगे, कंफर्म। अब 2 इलेक्ट्रॉन एस में चले गए। अब ये देखो, ये D1 वाला है, D0 वाला है? 1 वाला है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो बताओ 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तीनों खत्म हो गए, तो एफ में कितना जाएगा? 0। हो गया क्वेश्चन। अब जरा बाकी 3 अपने आप कंप्लीट करो। जल्दी से बाकी 3 कंप्लीट करें। कितने बच्चों ने बाकी तीनों कंप्लीट कर दिए? हाँ जी, आप बोलो। 58 का बोलो आप। फिर 64 का बोलो। कुछ करना ही नहीं। इससे आसान बताओ क्या होगा? 58 का करना है तो 4 बचे, 2 1 1।
64 का करना है, 10 बचे 217, 54 करना है 2140। सिर्फ आपको ये नंबर याद होने चाहिए, 57, 58, 64, 70। इन चार के अंदर D1 आएगा और बाकी सब में D0। जरा बताना, जरा इनका करके दिखाओ। कितने बच्चों ने कर दिया? पहले तो आप क्या लिखोगे, जेनॉन 4F5D6, इतना तो लिखी दो। अब ये बताओ, ये D1 वाले D0 वाले? तो पहले 54 2 0 कितना आएगा? अगर कुछ बच्चे बेचारे पता क्या होते हैं बेचारे, वो बचपन में सीखा था ना सांप सीढ़ी, याद है आप दो प्रिंसिपल? सांप सीढ़ी बनाते थे, इलेक्ट्रॉन भरते थे, अगर 60 का आ जाए वो वैसे करना, तब भी गलत कर जाएगी। ये सबसे टफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको ये औरों से आसान लग रहे होंगे। अगर आपने मेरी बात ध्यान से समझ ली है, कंपैरेटिवली आसान। 69 कितने बच्चों ने सही किया है? अब बात आती है एक्टिनाइट की। नोट करो, 89 से 103। जरा सीक्वेंस याद करो पहले, सब बच्चे बोर्ड पे याद करो, एक बार में याद हो जाएगा। बोर्ड पर देखो, था पा, आपने अक्सर नेपालियों के नाम के आगे थापा देखा होगा, जो नेपाल से बिलोंग करते हैं, थापा। तो उसी बात में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, थापा यू, थापा यू। नेपाल पुलिस, अमेरिका कम। वो भी कैसा है ना, बाइक से। क्यों आना? इस फिल्म मॉडल नंबर LR। थापा, था, पा, यू, नेपाल पुलिस, अमेरिका कम। कैसे? बाइक से। इस फिल्म मॉडल नंबर LR, इस फिल्म मॉडल नंबर LR। करो जल्दी से।
हेलो। हाँ जी, मैं बैच पे बिजी हूँ, 12:30 बजे कॉल करूँ। कर लिया? कितने बच्चों को याद हुआ? थापा यू नेपाल पुलिस अमेरिका कम बाइक से इस फिल्म मॉडल नंबर LR। थापा यू नेपाल पुलिस अमेरिका कम बाइक से इस फिल्म मॉडल नंबर LR। जरा एटॉमिक नंबर लिख लो अपने आप ही। अब देखो जरा कुछ नंबर याद करने हैं। सुनो देखो जरा, नंबर याद करने हैं। शुरू से देखो D1 वाले 89। मैंने जानबूझ के कैसे लिखा है 89, बोर्ड पर देखो। 89, 90, 91, 92, 93, 3 के बाद 6, 93, 96 के बाद फिर 3, 103। 89, पहले पूरी बात सुन लो वरना गलती कर जाओगे। 89, 90, 91, 92, 93, 96, 103। और इनमें भी जो 90 वाला है वो D2 है। ऐसे याद कर लो, इनमें भी जो 90 वाला वो कौन है? D2। जब भी बोलो पूरी बात बोलो। 89, 90, 91, 92, 93, 96, 103। और इनमें 90 वाला कौन है? D2। नोट करिए। जैसे भी हमने पहले याद किया था ना, D1 57, 58, 64, 71। यहां पर वेरिएशन ज्यादा है। ऑनलाइन वालों वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है। क्या अब आप कोशिश कर सकते हो 89, 90, 91, 92, 93, 96, 103? एक बार कोशिश, ध्यान रखना इस बार रेड ऑन है। कभी 54 माइनस करते रह जाओ। मेरी बात इस बार रेड ऑन है। रेड ऑन का मतलब 86। 86 का मतलब 86 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो एडजस्ट करने। दिमाग लगाओ, भगवान ने जितना भी दिया है।
कितने बच्चों ने कर दिया? अच्छा बताओ, अब उतना टफ तो नहीं लग रहा? और आप एक बार सोच के देखो, अगर हमें फंडा ना पता हो तो क्या ये कर पाएंगे? आप मेहनती भी हो तो भी नहीं कर पाओ। अगर आपने नंबर जो मैंने याद करा है, ये नंबर याद नहीं करे तो आप चाहते हुए भी सही नहीं कर सकते। आप हाफ फील्ड फुल फील्ड लगाते रह जाओगे। समझ रहे हो? हाफ फील्ड और फुल फील्ड कुछ नहीं होना उसका। याद रखना है 89, 90, 91, 92, 93, 96, 103। एक बार चेक कर लो आप लोग। कर लोगे तो आगे चले। किसी में कंफ्यूजन हो बता दी, किसी में भी कंफ्यूजन हो बता दी। मैंने आपको बताया था एफ ब्लॉक, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट नहीं, इनर पेनल्टीमेट शेल के एफ सब शेल में एंट्री करता है। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इनर पेनल्टीमेट शेल के एफ सब शेल में एंट्री करता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक बात ध्यान रखना, जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, वो सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक्टिनाइट्स तो पूरी की पूरी रेडियो एक्टिव हो गई। एक्टिनाइट का तो स्टार्टिंग 89 से। जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होता है, वो सभी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। देख लीजिए कितना कुछ सीखने को था इस चैप्टर में भी। चलो लैंग्वेज पढ़ते हैं, टाइम है हमारे पास। क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी में देखो जरा, वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता, एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज lanthanides, the 14 elements following lanthanum, and actinides, the 14 elements following actinum. Because lanthanum closely resembles the lanthanide, it is usually included in any discussion of lanthanides, for which the general symbol Ln is often used. Similarly, a discussion of actinides includes actinium. Beside the 14 elements include the series. The lanthanide resembles one another more closely than to the members of ordinary transition element in any series. कह रहे हैं कि अगर आप लैंथनाइड्स को देखेंगे, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बहुत सिमिलर है, इतना सिमिलर है बाकी किसी में नहीं होता। They have only one stable oxidation state. इस पॉइंट पर क्वेश्चन है, they have only one stable oxidation state. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मैं यूज करूंगा, इस पॉइंट को मैं यूज करूंगा। They have only one stable oxidation state and their chemistry provide an excellent opportunity to examine the effect of small change in size and nuclear charge along the series of otherwise similar elements. कह रहे वैसे तो सिमिलर है, पर इनकी एटॉमिक रेडियस में धीरे धीरे डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि साइज चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये एलिमेंट्स वहां पे सपोर्ट कर सकते, क्योंकि एटॉमिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज कर रही। द केमिस्ट्री ऑफ द एक्टिनॉइड इज ऑन द अदर हैंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। आपको पता है 83 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव। जो एक्टिनाइड से इट्स अ रेडियो एक्टिव सीरीज, और आप समझ सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी कोई नॉर्मल लैब में तो हो नहीं सकती। उनकी तो स्टडी करने के लिए भी हमें एक स्पेशल लैब रिक्वायर्ड होगी, और उनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स तो ऐसे हैं कि पूरी दुनिया में
नैनोग्राम क्वांटिटी में है, नैनोग्राम क्वांटिटी। अब क्या तो यूज कर लो और क्या बचा के रख लो। कोई साइंटिस्ट जाए कि थोड़ा सा दे दो, कोई साइंटिस्ट जाए जहां पे रखा हुआ थोड़ा सा चाहिए, ऑलरेडी नैनोग्राम में है, तो क्या तो उसकी स्टडी कर लोगे, क्या उसमें एक्सपेरिमेंट कर लोगे। इसलिए क्या लिखा हुआ है, जो एक्टिनाइट्स की स्टडी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। The complication arises partially due to the occurrence of wide range of oxidation state in these elements and partially because their radioactivity creates a special problem in study. The two series will be considered separately here. हम इन दोनों सीरीज को अलग अलग स्टडी करें, ठीक है। ये काम हम कल करेंगे। आज के लिए इतना रखें।